हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बॉल बैंक क्लासेस। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो हम लोग डीएफआई यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देख रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में एग्जिम बैंक तक देख चुके थे। आज हम लोग एग्जिम बैंक के फंक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग एग्जिम बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में देख चुके हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। अब इन प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि एग्जिम बैंक का जो प्रोडक्ट है, पहला हो गया आपका बायर क्रेडिट। तो बायर क्रेडिट के थ्रू क्या होता है कि ये ओवरसीज़ बायर्स जो भी होते हैं उनको ये उनके फेवर में एक एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हेल्प हो सकेगी। और साथ ही साथ इसमें डिफर्ड पेमेंट भी होते हैं। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? डिफर्ड पेमेंट को आम बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए जैसे कि ईएमआईज होता है। जब इंडिविजुअल्स उसको लेते हैं तो ईएमआईज होता है, जब उसको इंडस्ट्रियलिस्ट लेते हैं या कंट्रीज एक दूसरे से सेल और परचेज करते हैं तो उसको डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर पेमेंट होता रहेगा। इसके बाद कॉर्पोरेट बैंकिंग का एक और प्रोडक्ट है। ये जो है ये एक 360 डिग्री सपोर्ट दिया गया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए, जिससे कि उनको लॉन्ग टर्म लोन जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। साथ ही एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है नए प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए और नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए, जिससे कि R&D एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेटर हो सके। लाइन ऑफ क्रेडिट इसके बाद देता है ये एक्सिम बैंक। जो क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एलओसी को, जिससे कि इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं वो नए टेरिटरीज यानी कि नई कंट्रीज़ या नए देशों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। देखिए जितना आपका कंट्री का एक्सपोर्ट होगा उतना जीडीपी को हेल्प मिलेगी। इसीलिए एलओसी का प्रोसेस किया जाता है। एलओसी भी एक तरह से क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है। और आपने अक्सर सुना भी होगा कि जब इंडिया के मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर या कोई बाहर जाता है किसी दूसरे देश में, तो ज़्यादातर वो लोग ये एलओसी करके आते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो पैसा भी देते हैं, लेकिन ये भी कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए हमने आपको 100 करोड़ रुपए दिए किसी कंट्री को, तो उसमें से आप 80 करोड़ या 70 करोड़ का सामान सिर्फ हम ही से लेंगे। तो बेसिकली आपने अपना सामान बेच दिया और वो पैसा जो होता है वो विद इंटरेस्ट होता है, तो वो भी धीमे धीमे वापस आता रहता है। और बाकी 75% या बाकी 20% 25% आप कहीं और से ले सकते हैं। तो ये एलओसी का ये प्रोसेस होता है, आम बोलचाल की भाषा में इसको आप वैसे समझ सकते हैं। इससे क्या होता है, कोई रिस्क भी नहीं होता है इसमें पेमेंट संबंधित, और ओवरसीज़ इंपोर्टर्स बेहतर तरह से काम कर पाते हैं। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इनका एक और प्रोडक्ट है। एक्सिम बैंक प्रोवाइड करता है फॉरेन मार्केट्स में एक्सेस के लिए। एक तो टर्म लोन प्रोवाइड करता है इंडियन कंपनीज को, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इनके ओवरसीज़ जॉइंट वेंचर्स या होली ओन सब्सिडीज़ में कर देता है। जितने भी आपकी ऑयल रिग्स वगैरह है ना, उन सब में इनका इन्वेस्टमेंट रहता है, बेसिकली रहता है। जितने भी ये अडानी अंबानी के ऑयल रिग्स चल रहे हैं इन सब में रहता है, ओवरसीज़ लेवल पर जो भी चल रहा है। ऑनवर्ड जो भी लैंडिंग होती है ओवरसीज़ जॉइंट वेंचर्स को या होली सब्सिडीज़ को, उसमें करता है। टर्म लोन दे देता है इन लोगों को, इंडियन कंपनीज को, जिससे कि ये लोग बेहतर काम कर सकें ओवरसीज लेवल पर। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स में क्या एक इनका और प्रोडक्ट है। एक्सिम बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट जो भी एक्सपोर्ट संबंधित प्रोजेक्ट हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हों, चाहे प्रोक्योरमेंट संबंधित हों, कंस्ट्रक्शन, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, कुछ भी हो, उन सब में भी ये लोग एक्सपोर्ट संबंधित फाइनेंस करते हैं। एक्सिम बैंक की सर्विसेज क्या क्या है? एक तो इनका मार्केट एडवाइजरी सर्विसेज है। एक्सिम बैंक मार्केट एडवाइस सर्विसेज यानी कि एमएएस इनका जो एक ग्रुप है वो प्रमोशनल लेवल पर काम करता है, जिससे कि जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ हैं इंडियन कंपनीज़ की उनको बढ़ावा मिल सके और इंटरनेशनल लेवल पर वो कॉम्पिटिटिवनेस शो कर सकें। अब बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड का फॉर्म आप सबको पता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये किसकी कमेटी था? ये बी सीतारमन कमेटी, ये भी आप लोग को याद होगा। इस कमेटी का नाम अगर चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कमेटी का नाम है स्क्राफी कार्ड यानी कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इतना लंबा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नाबार्ड सेटअप कब हुआ था? जुलाई 1982 में। नाबार्ड एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है, जो कि रूरल क्रेडिट और जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आरआरबी हो गया या कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, इन सब के ये और इनके साथ साथ जो भी रूरल क्रेडिट है, जो भी कि आपका रूरल एरिया है, उनमें प्रायोरिटी सेक्टर कैसे लेंडिंग करी जाए या उनमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा असिस्टेंस पहुँचाई जाए, इसके लिए नाबार्ड रिफाइनेंस करता है या ये असिस्ट करता है। नाबार्ड तरह से इसका सुपरवाइजर रोल प्ले करता है। आरआरबीज और कोऑपरेटिव्स के लिए नाबार्ड आरबीआई की तरह काम करता है, ये भी ध्यान रखिए। आरबीआई तो काम करता ही है, लेकिन नाबार्ड भी एक एडिशनल सुपरवाइजरी रेगुलेटरी बॉडी है नाबार्ड। एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक। तो एनएचबी का जो सब ग्रुप था वो 7th 5 ईयर प्लान में इस्टेब्लिश हुआ। 7th 5 ईयर प्लान कब था? 1985 से 1990 तक। और क्यों हुआ? क्योंकि जो भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स थे उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का कोई भी तरीका नहीं था।
इसके लिए इस मेजर गैप को फुलफिल करने के लिए एनएचबी का बेसिकली गठन हुआ किसके अंतर्गत, 7th 5-year प्लान 1985-1990 के बीच में, ठीक है। जो 7th 5-year प्लान जब अनाउंस हुआ तो उसके साथ में हुआ, जिससे कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पर भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो सके। एनएचबी कब सेटअप हुआ, जुलाई 9 1988 में। डेट याद रखनी जरूरत नहीं, ईयर याद रख लीजिएगा, 1988 काफ़ी है। किसके अंतर्गत, एनएचबी एक्ट 1987 के अंतर्गत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका एंटायर पेड अप कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था इनिशियली, फिर 2019 में आरबीआई ने अपना इसका शेयर डाइवेस्ट कर दिया, मतलब कि हटा दिया, बेच दिया। एंड नाउ ये जो बैंक है ये पूरे किसके द्वारा ओन किया जाता है, जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है। इसके बाद हम लास्ट पर आ गए हैं। अब जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि NABFID जो कि 2021 में बना है। NABFID का मतलब क्या है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ये भी लेटेस्ट है इसलिए। NABFID जो क्या है, ये एक रेगुलाइड और सुपरवाइज करता है किसकी तरह, एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 45L 45N ऑफ द आरबीआई एक्ट। ये पूरा याद कर लीजिएगा। आरबीआई एक्ट का 1934 का सेक्शन 45L 45N उसके अंतर्गत ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करेगा या सुपरवाइज करेगा एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचपी और सिडबी। इसके बाद ये 5वां AIFI है, ये याद रखिएगा। टोटल ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने हो गए आपके, सिडबी, एनएचबी, नाबार्ड, एग्जिम, और अब क्या हो गया, NABFID। NABFID एक्ट जो है उसको बेसिकली 7 चैप्टर्स और 48 सेक्शन में डिवाइड किया गया। आप चाहें तो देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बेसिकली इसका सेक्शन याद कर लीजिए, 45L और 45N, ये इंपॉर्टेंट है। With this we have come to an end. I hope you like the video. If you have any doubts, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time. Do like, share and subscribe to the channel.